हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल के रोजगार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी का भी एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, और चाहे आपका सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस एसएससी जीडी किसी का भी एग्ज़ाम्स है अगर आपका, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और आप ये मत समझिए इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के माध्यम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पाक जल संधि क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट दिया गया है, पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पॉइंट नंबर 2 है, पाक जल संधि श्रीलंका के जाफना जिले और भारत के तमिलनाडु राज्य के बीच एक जल निकाय है। पॉइंट 3 है आपका, पाक जल संधि पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है। पॉइंट 4 है, पाक जल संधि का नाम कंपनी राज अवधि के दौरान मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु की बैगई नदी पाक जल संधि में बहती है। ये बात याद रखनी है, जो तमिलनाडु की बैगई नदी है वो पाक जल संधि में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैकमोहन रेखा पूर्वोत्तर भारत चीन के बीच में है। ठीक है, यानी भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेतवा नदी। जो आपकी वेतवा नदी है, ये जो नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आगे इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, बेतवा नदी उत्तर भारत में है जो यमुना की एक सहायक नदी है। ये बात याद रखना, जो बेतवा नदी है किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, बेतवा नदी एमपी में होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, यह उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश और ओरछा से उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, जो आपकी बेतवा नदी है। अगला पॉइंट है, बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला में होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है खासकर यूपी पुलिस के लिए है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, राजघाट बांध, मटीला बांध, परीक्षा बांध और धुवारा बांध ये बेतवा नदी पर बने बांध हैं। ठीक है, ये बांध आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे एक पॉइंट दिया गया है, कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदियां, तो तुंगभद्रा एक हो गई। ठीक है, एक आपकी तुंगभद्रा नदी, भीम नदी, मूसी नदी, मालप्रभा नदी, घटप्रभा नदी और कोयना नदी, मुन्नारू नदी और नीरा और वियना, ये इतनी सारी नदियां हैं जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 3 आपका दिया गया है, पश्चिमी घाट में किस पर बड़ा अंतराल है? तो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, पाल घाट पर। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट में जो सबसे बड़ा अंतराल है वो किस पर है? पाल घाट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे पॉइंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, पालघाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा, देखिए पालघाट दर्रा को हम पलक्कड़ दर्रा के नाम से भी जानते हैं। ये केरल का सबसे बड़ा दर्रा है। ठीक है, इसे केरल के प्रवेश के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका पालघाट दर्रा है इसे हम केरल के प्रवेश द्वार के रूप में भी जानते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, पलक्कड़ पास यानी पलक्कड़ जो दर्रा है केरल के पड़क्कल जिले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। ठीक है, जो आपका पाल घाट जो दर्रा है ये केरल के पलक्कड़ जिले में और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, पलक्कड़ भारत में पहला कंप्यूटरीकृत समाहर्ता कार्यालय है। ठीक है, यानी पलक्कड़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो पलक्कड़ भारत में पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत जिला है। जो आपका
केरल का पलक्कड़ जिला है ये पूरे भारत में पहला विद्युतीकृत यानी पूरी तरह से विद्युतीकृत जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलक्कड़ बैंकिंग सुविधा से युक्त भारत का पहला जिला है। ठीक है, जो पलक्कड़ जिला है। अगला पॉइंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ में स्थित है। जो आपकी केरल में साइलेंट वैली स्थित है नेशनल पार्क, वो आपकी कहाँ है? पलक्कड़ जिले में स्थित है। अगला पॉइंट आपको जो दिया गया है वो है पलक्कड़ का किला हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो पलक्कड़ का किला है वो किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अगला पॉइंट है मंगलोर। मंगलोर को गेटवे ऑफ कर्नाटक के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, मैंगलोर को पूर्व के रोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, मैंगलोर को भारत की आइसक्रीम राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी जो मैंगलोर है, मैंगलोर को भारत की आइसक्रीम राजधानी के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, और अगला पॉइंट आपको दिया गया है मदुरई। मदुरई को त्योहारों के शहर के रूप में जाना जाता है और मदुरई को तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट राज्यों से रिलेटेड है, इनको याद रखना है मेरे भाई। तो देखिए अगला पॉइंट है मदुरई बैगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो मदुरई है किस नदी के किनारे है? बैगा नदी के किनारे। मणिपाल, अगला पॉइंट है मणिपाल। तो मणिपाल जो है सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल में है। ठीक है, यानी सिंडिकेट जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? मणिपाल में। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, प्रवासन। ठीक है, जो प्रवासन है ये जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अगला पॉइंट है प्रवासन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही है। जो आपका प्रवासन है ये क्या है? विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही है। अगला पॉइंट है जब लोग देश की सीमाओं के भीतर पलायन करते हैं तो इसे आंतरिक प्रवासन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देशों के बीच लोगों के प्रवासन को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट है प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है क्योंकि यह न केवल जनसंख्या के आकार को बदलता है बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरों और कस्बों में जनसंख्या के प्रतिशत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है कोलेरू झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश राज्य में एलुरू शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? एलुरू शहर से। ठीक है, अगला पॉइंट है कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। जो कोलेरू झील है वो कृष्णा और गोदावरी जो नदी हैं इनके डेल्टा के बीच में स्थित है। कोलेरू 2 जिलों में फैली हुई है, कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और 308 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। क्षेत्रफल कितना है? 308 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। झील इन 2 नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन भंडारण के रूप में कार्य करती है। कोलेरू अभ्यारण्य का रामसर स्थल निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर झींगा पालन के कारण प्रदूषण और गिरावट का सामना कर रहा है। ठीक है, यानी जो आपका कोलेरू अभ्यारण्य है किस झींगा पालन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कोलेरू झील के पानी और आसपास के जल भृत को जलीय कृषि कार्यों द्वारा प्रदूषित किया जाना जारी है जबकि निवासियों ने झील के आकार को कम करने के लिए सरकार के कदमों का विरोध जारी रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज़्यादा विस्फोटक प्रकार का एक उदाहरण है?
तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी कुंड। ठीक है, जो ज्वालामुखी कुंड होते हैं ये ज्वालामुखी के सबसे ज़्यादा विस्फोटक के एक प्रकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ज्वालामुखी कुंड होते क्या हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, जो ज्वालामुखी कुंड होते हैं। अगला पॉइंट, आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, धसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड यानी कैल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक बेंट या विदर है जिसके माध्यम से लावा, राख और चट्टानें और गैसें कैसी होती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अन्य प्रकार के ज्वालामुखी हैं सील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी। यानी जो ज्वालामुखी हैं कौन कौन से हैं? एक तो सील्ड ज्वालामुखी और एक मिश्रित ज्वालामुखी। देखिए, सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? ये पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से बने हैं, जैसे हवाईयन सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, अगला पॉइंट है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी अत्यधिक द्रव लावा का निर्वहन करते हैं जो लंबी दूरी तक बहता है। दुनिया के अधिकांश जो भाग मोटे बेसाल्ट लावा प्रवाह से आच्छादित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। स्लेट एक प्रकार का चट्टान है, यानी जो स्लेट है वो किस प्रकार का चट्टान है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान। ठीक है, जो आपका स्लेट है एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। स्लेट एक महीन दाने वाली कायांतरित चट्टान है जो स्लेटी दरार नामक एक सल्कन को प्रदर्शित करती है जो माइका के छोटे छोटे प्लेटी क्रिस्टल का चपटा रूप होती है और क्लोराइट तनाव की दिशा में लंबवत बनाता है। अगला पॉइंट है, कायांतरित चट्टान पदार्थ को तापमान, दबाव और या तरल पदार्थों द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी जो कायांतरित चट्टान है इसको किसके द्वारा? तापमान, दाब और तरल पदार्थों के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, अवसादी चट्टान क्या होती है? देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, तलछटी के संचयन से तलछटी या अपसादी चट्टानें बनती हैं। अपसादी चट्टानों के 3 मूल प्रकार हैं। पहला, खंडज अवसादी चट्टानें जैसे ब्रैकिया। ठीक है, और आपका कांग्लोमरेट और आपका बलुआ पत्थर और आपका सिल्ट स्टोन और आपका सेल का निर्माण यांत्रिक अपक्षय मलबे से होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी ये दी गई हैं ये कैसी हैं? खंडज अवसादी चट्टानें हैं। दूसरा आपका है रासायनिक अपसादी चट्टानें जैसे कि सेंधा नमक, लौह अयस्क, आपका चकमक पत्थर, कुछ डोलामाइटस और कुछ लिमस्टोन जब घुलित पदार्थ घोल से बाहर निकलते हैं तो आपकी कौन सी रासायनिक अपसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला आपका पॉइंट है कार्बनिक अपसादी चट्टानें जैसे चाक हो गया, कोयला हो गया, आपका डायटोमाइट हो गया और कुछ डोलोमाइट। ठीक है, और कुछ लिमस्टोन पौधे या जानवरों के मलबे के संचय से बनते हैं। तो ये आपकी कार्बनिक अपसादी चट्टानें। ठीक है, तो 3 प्रकार की अपसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी चट्टानें। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है ज्वालामुखी चट्टानें बहिर्वेदी चट्टान एक प्रकार की मैग्मीय चट्टान यानी आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार लावा के फटने के बाद यह ठंडा हो जाता है और चट्टान में जम जाता है। अगला पॉइंट, बेसाल्ट कम सिलिका सामग्री के साथ एक सामान्य ज्वालामुखी चट्टान है। रियोलाइट एक ज्वालामुखी चट्टान है जिसमें उच्च सिलिका सामग्री होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और जो ये पॉइंट हैं अगर मेरे बोलने से आपको समझ ना आ रहे हैं तो इनको लिख लीजिए और एक बार कायदे से इसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो और बहुत ही कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सिमट सकें। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला जो है पॉइंट है आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान क्या होता है? यह तब बनता है जब गर्म पिघला हुआ चट्टान
क्रिस्टलीकृत होकर ठोस हो जाता है। पिघल सक्रिय प्लेट सीमाओं या गर्म स्थानों के पास पृथ्वी के भीतर गहरी उत्पन्न होती है, फिर सतह की ओर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण डायबेसिस, डियोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट और पेरिडोटाइट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है कि आग्नेय चट्टानों की उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो एमपी है भाई मेरे, एमपी तो आसान प्रश्न है। मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण 77,414 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं, यानी सबसे नंबर 1 पे कौन है? एमपी, दूसरे नंबर पे एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। ठीक है, पहला मिजोरम 85.41%। ठीक है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 79.63%। तीसरा है आपका मेघालय 76.33% और चौथा आपका है मणिपुर 75.46% और नागालैंड है 5वें नंबर पे 75.31%। ये क्या है? भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में जो वन आवरण है उसके शीर्ष 5 राज्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला आपको प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 9वां। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? तो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रांग थे ये 20 जुलाई 1969 को उतरे थे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, यह 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 में 2 लोगों को भेजकर हासिल किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन को 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से सटर्न वी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन सा रॉकेट था भाई मेरे? कौन सा रॉकेट था? सटर्न वी रॉकेट। और कहाँ से लॉन्च किया था? कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, अगला पॉइंट, इस मिशन ने 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर ले जाकर इतिहास रचा था। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन ने लॉन्च के 3 दिन बाद चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया। अगला पॉइंट, अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरने के लिए ईगल लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, किस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया? ईगल लूनर मॉड्यूल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए तराई रूप में। ठीक है, यानी जो उत्तर भारत के मैदानी जो दलदली पट्टी है उसको तराई रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। जो आपकी भावर पट्टी है यह शिवालिकों की तलहटी में पाया जाता है। ठीक है, जो भावर पट्टी है यह शिवालिकों की तलहटी में पाया जाता है और इसमें कंकड़ और चट्टानें शामिल हैं और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो भावर जो पट्टी है यानी भूमि है ये कैसी है? कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पट्टी की सांद्रता के कारण इस पट्टी में धाराएं गायब हो जाती हैं। ठीक है, अगला आपका है तराई क्षेत्र। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में यह भावर क्षेत्र के बगल में स्थित है और नए जलोढ़ से बना है। ठीक है, जो तराई क्षेत्र है कैसा है? जलोढ़ से बना है। इस क्षेत्र में भूमिगत धाराएं पुनः दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट है उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट है भांगर। जो भांगर पट्टी है यह पुराने जलोढ़ से बना है, यानी जो भांगर जो आपकी मिट्टी है यह पुराने जलोढ़ से बना है और तराई क्षेत्र के नीचे स्थित बाढ़ के मैदानों की जलोढ़ छत बनाता है। अगला आपका पॉइंट है यह अच्छी तरह से सूखा हुआ और भारत के विशाल मैदानों की सबसे अधिक उत्पादक भूमि है। अगला आपका है खादर। जो आपका खादर पट्टी है यह भांगर पट्टी के बगल में स्थित है। किसके? इस भांगर पट्टी के बगल में खादर पट्टी स्थित है और यह नए जलोढ़ से बना है। अगला आपका पॉइंट है दोआब।
ठीक है, दोआब, यह दो नदियों के बीच स्थित भूमि का क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रेगिस्तान किसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित है? जो भारतीय रेगिस्तान है वो किसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, अरावली पहाड़ियों की। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, जो अरावली पर्वत है, जो आपका दिल्ली का राष्ट्र भवन बना हुआ है वो आपका अरावली पर्वत पर ही बना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस पर्वत का अधिकतम भाग लगभग 80% राजस्थान राज्य में आता है। किसका? अरावली का। अगला पॉइंट है, गुरु शिखर 1721 मीटर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और जो चोटियां थी वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखी हैं, सभी पर्वतों की सर्वोच्च चोटियों को। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और देख लीजिए। अगला पॉइंट है, नीलगिरी जो पर्वत है इसकी भारत के पश्चिमी घाटों की एक श्रेणी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा। ठीक है, और अगला पॉइंट है, कैमूर हिल्स जो है अगला पॉइंट है, कैमूर हिल्स जो है यानी कैमूर जो पहाड़ी है वो बिंद रेंज यानी बिंद श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही जाएगा। ठीक है, महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जो आपकी कृष्णा नदी है ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को आच्छादित करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। ठीक है, कहाँ? महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला पॉइंट है, दाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी कृष्णा नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, और बाएं तट की सहायक नदियाँ भीम, मूसी और मुन्नारू। ठीक है, ये इसकी दाएं और बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ पॉइंट और दिए गए नर्मदा नदी से रिलेटेड। जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक क्षेत्र वह जगह है जहाँ नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, सोन नदी की सहायक नदी कौन है? जोहिला नदी निकलती हैं। ठीक है, तो आपकी जो नर्मदा नदी है, सोन नदी है और जोहिला नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट, नर्मदा को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी नर्मदा नदी है इसको रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, यह नदी गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र से होकर बहती है। ठीक है, जो आपकी नर्मदा नदी है। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं कोलार नदी, सकर नदी, दुधी नदी, तवा नदी और हीरा नदी। ये जो सहायक नदियां हैं ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और केएस रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला पॉइंट है कावेरी नदी से रिलेटेड। यहाँ पर पहला पॉइंट है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में ताल कावेरी को कावेरी का उद्गम स्थल माना जाता है। किसे? ताल कावेरी को कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला पॉइंट है, कावेरी एक पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट, कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हरंगी, हेमवती, काविनी, सुवर्णावती और भवानी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं कावेरी नदी की। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका तापी नदी है। तापी नदी से रिलेटेड पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट, यह एमपी के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। कहाँ से? तापी नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। अगला पॉइंट, यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तापी एक पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़िए, और अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। जो आपका बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे कुछ संबंधित पॉइंट देखिए। तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है।
इसकी जो ऊंचाई है 4331 मीटर की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालय में यानी दीर्घ हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास 4331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। यानी जो आपका बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को किससे, लहासा से जोड़ता है। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय मार्ग देखिए। जो आपका शिपकिला दर्रा है यह सतलुज गार्ज के माध्यम से स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जो आपका शिपकिला दर्रा है यह एचपी को तिब्बत से जोड़ता है। और अगला पॉइंट है, यह लिपुलेख और नाथुला दर्रे के बाद चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट है। ठीक है। तो ये चीन और भारत यानी चीन और भारत के बीच कितने दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं जो व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो आपका लिपुलेख दर्रा है इसे 1962 में बंद कर दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका एक दर्रा दिया गया काराताग दर्रा, यह काराकोरम पर्वत में स्थित है। ठीक है। काराताग जो दर्रा है ये काराकोरम पर्वत में स्थित है और यह प्राचीन रेशम मार्ग का सहायक मार्ग था। ठीक है। अगला है खारदुंगला दर्रा, यह देश का सर्वोच्च वाहन योग्य पास है, यानी कि यह देश का सर्वोच्च वाहन योग्य दर्रा है। अगला पॉइंट है, यह लेह और सियाचिन ग्लेशियरों को जोड़ता है। ठीक है। ये जो दर्रा है यह लेह और सियाचिन ग्लेशियरों को जोड़ता है। अगला पॉइंट, यह दर्रा सर्दियों के दौरान बंद रहता है। जो आपका खारदुंगला दर्रा है ये सर्दियों के दौरान बंद रहता है। अगला दर्रा है चांगला दर्रा, यह ग्रेटर हिमालय में एक उच्च पहाड़ी दर्रा है और यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा, चांगला दर्रा। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में क्या है। तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य गोले से बनी है जो बहुत पतली और भंगुर पपड़ी में ढलती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। और अगला पॉइंट है, पृथ्वी हमारे सूर्य के बारे में एक बहुत ही गोलाकार कक्षा में घूम रही है। यह इस मार्ग को लगभग 30 किलोमीटर यानी 67,000 मील प्रति घंटे की प्रति सेकेंड की गति से कवर करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, एक वृत्त की परिधि 2πr के बराबर है, इसीलिए एक वर्ष में पृथ्वी लगभग 584 मिलियन मील की यात्रा तय करती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी एक दिन में लगभग 1.6 मिलियन मील की यात्रा तय करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं, यानी कहाँ स्थित हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा सही हो जाएगा। ठीक है। यानी उड़ीसा में आपकी उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं। आगे कुछ पॉइंट देखिए। यहाँ पर उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, मेघवाहन वंश के राजा खारवेल द्वारा निर्मित ये गुफाएं थीं। व्यापक रूप से ओडिशा के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अगला पॉइंट है, इन प्राचीन चट्टानों की गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी। ठीक, किसने की थी, एंड्रयू स्टर्लिंग ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुख्य गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, बादामी की गुफाएं कर्नाटक में, तबो की गुफाएं हिमाचल प्रदेश में और क्रेमलियत प्राग जो गुफाएं मेघालय में, पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर उत्तराखंड का रहस्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भारत, चीन और जापान दुनिया के किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप में। ठीक है। एशिया महाद्वीप में आपके तीनों देश स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। आपका पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया में आज 48 यानी 48 देश हैं एशिया में। अगला पॉइंट है, पृथ्वी ग्रह पर एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला पॉइंट है, भारत, चीन और जापान एशिया में ही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए महाद्वीप दिए गए हैं और देशों की संख्या दी गई है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? 54 देश हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी देश नहीं है, ठीक है, यहाँ पर टोटल बर्फीला इलाका है। एशिया में 48 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस ओशनिया जो महाद्वीप है इसमें 14 देश हैं। और यूरोप में 43 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं। और दक्षिणी अमेरिका में 12 हैं। तो ये कुछ महाद्वीप हैं जिनमें देशों की संख्या है, यानी टोटल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम अंटार्कटिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो जो आपका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की ढेवर झील, ठीक है। जो राजस्थान में ढेवर झील है ये सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी मानव के द्वारा बनाई गई झील है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। राजस्थान की जो ढेवर झील है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरा पॉइंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद ढेवर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला पॉइंट है, यह पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन? जो आपकी ढेवर झील है। अगला पॉइंट है, जयसमंद झील को ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। तो आपको चाहे जयसमंद नाम मिले या ढेवर झील नाम मिले, दोनों एक ही नाम है। अगला पॉइंट देखिए, महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 में बनाई गई ढेवर झील 36 वर्ग मील के क्षेत्र में जो है फैली हुई है, यानी 36 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, असम में चंदूबी झील। चंदूबी झील 64 किलोमीटर की दूरी पर कामरूप जिला असम में राबा हसोंग स्वायत्त परिषद में स्थित एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। अगला पॉइंट है, गुवाहाटी शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के माध्यम से सुलभ झील असम और मेघालय से घिरी गारो पहाड़ियों के तल पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका पॉइंट है, ओडिशा में जो आपकी चिल्का झील है उससे संबंधित पॉइंट देखिए। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। अगला पॉइंट है, ओडिशा के 3 जिलों यानी पूर्व में पुरी, उत्तर में खुर्दा और दक्षिण में गंजम के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। इससे संबंधित एक प्रश्न में जो है पॉइंट हो चुके हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, वायुमंडल की किस परत के ऊपर बहिर्मंडल निहित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, तापमंडल के ऊपर, ठीक है। तापमंडल के ऊपर बहिर्मंडल विद्यमान है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है, बहिर्मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। अगला पॉइंट है, यह लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और लगभग 10,000 किलोमीटर तक जाता है। अगला पॉइंट है, वायुमंडल के स्तंभ को तापमान की स्थिति के आधार पर 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। वे परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं जिसमें वायुमंडल को विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका पहला क्षोभमंडल दिया गया है। देखिए, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो क्षोभमंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और यह ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला पॉइंट है, समताप मंडल से क्षोभ मंडल को अलग करने वाले क्षेत्र को क्षोभ सीमा के रूप में जाना जाता है। अगला जो आपका समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इसमें ओजोन परत होती है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है। हवाई जहाज भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका दिया गया मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। आयन मंडल मेसोपाज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। अगला पॉइंट है तापमंडल। तापमंडल को बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह सबसे ऊंची परत है लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी विद्यमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है? तो भाई मेरे पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुजरात पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये तो सही है।
अगला पॉइंट, यह राज्य मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में भारतीय राज्यों राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है, गुजरात अपनी दक्षिण पूर्वी सीमा के एक छोटे से हिस्से को दादर और नागर हवेली के भारतीय केंद्र शासित क्षेत्र के साथ भी साझा करता है। यानी कि जो गुजरात है, गुजरात का कुछ हिस्सा किसमें, दादर और नागर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और अरब सागर के साथ मिलकर ये दमन और दीव के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका आगे पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय राज्यों की अन्य देशों के साथ सीमा। तो बांग्लादेश के साथ अगर हम बांग्लादेश की भारतीय राज्यों के साथ सीमा की बात करें तो इसके साथ पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और भूटान के साथ असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं, ये 4 राज्य। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आपका लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, यानी आपका प्रश्न संख्या 20 है, बहिर्जात चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय चट्टानें। जो आपकी बहिर्जात चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आग्नेय चट्टानें ये प्राथमिक चट्टानें हैं और पृथ्वी की सतह पर गर्म और पिघले हुए मैग्मा के शीतलन, जमने और क्रिस्टलीकरण के कारण बनती हैं। ऑप्शन अगला पॉइंट है, ऐसी चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी और ओजिंग बिदर का उन्मूलन करती हैं। अगला पॉइंट है, आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। पहला, बहिर्जात चट्टानें पृथ्वी की सतह पर गर्म और पिघले हुए मैग्मा के ठंडा और जमने के कारण बनते हैं। ठीक है, जो बहिर्जात चट्टानें हैं वो मैग्मा के ठंडा और जमने के कारण बनती हैं। अगला जो आपका है, अंतर्वेदी चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे बढ़ते मैग्मा के जमने के कारण बनती हैं। एक उदाहरण ग्रेनाइट है। ठीक है, और इसका एक उदाहरण यानी बहिर्जात चट्टान का बेसाल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे चट्टानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चट्टानें होती क्या है? पृथ्वी की भूपट्टी का ठोस हिस्सा है। चट्टानें 2 या 2 से अधिक खनिजों से बनी होती हैं। चट्टानों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अपसादी, तीसरा कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों ये हमारे थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर लेते हो तो मेरे भाई 200 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट होंगे और इन 200 क्वेश्चंस में से कम 5 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आगे चलिए, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब केएस रोजगार यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, इस केएस रोजगार यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले हर एग्जाम्स को फोड़ना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।